अमरशी भरे, आपका माइक खुला हुआ है, उसे बंद कर दीजिए, नहीं बीच में फिर डिस्टरबेंस होगा। ओम ओम दीदी, ओम। ओम ओम ओम। समस्त दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए देव स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थित को नमन वंदन करते हुए इस मंच पर उपस्थित आदरणीय बहनों सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और निवेदन करती हूँ आदरणीय बहन विनीता उपाध्याय जी से। हमारी आज के सत्र को लेने वाली बहन मंच पर आ चुकी हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बहन विनीता जी को कि वो सत्र को प्रारंभ कराएं। आदरणीय बहन विनीता जी, ओम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। ओम ओम बड़ी दीदी, ओम। प्रणाम बड़ी दीदी। बहुत बहुत स्वागत आपका। ओम दीदी। आशीर्वाद है दीदी बस आपका। चलिए, समस्त गुरु सत्ता को नमन करते हुए प्रातः कालीन बेला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। सभी कमर सीधी, आंखें बंद, मन सहज करते हुए बैठेंगे, ध्यान मुद्रा लगाएंगे। मेरे साथ 3 बार लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय महाराज श्री और श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी को हृदय से नमन वंदन। आदरणीय साध्वी देव अदिति दीदी को भी हृदय से नमन वंदन। हमारी बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभाशाली, हम सबको एक सूत्र में बांधकर चलने वाली हमारी राज्य प्रभारी आदरणीय श्रीदेवी दीदी को भी हृदय से नमन वंदन।
हमारी सभी राज्य प्रभारी बहनों को भी मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ। सभी जिला प्रभारी बहनें, सक्रिय कार्यकर्ता बहनें, तहसील और वार्डों गाँव से जुड़ी हुई सभी बहनों को मेरा हृदय से नमन। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए सभी साधक भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज का सत्र हमारी बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभाशाली, गुरुनिष्ठ, आदरणीय बहन सीमा जी लेने जा रही हैं, जो मेरठ से बिलोंग करती हैं। नित्य ही अपनी, जब से शिविर चल रहे हैं, नित्य ही अपनी सेवा देती चली आ रही हैं। ऐसी बहन को मैं मंत्र पर आमंत्रित करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आएं और आज के अपने सत्र को प्रारंभ करें। आदरणीय बहन सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम दीदी, धन्यवाद दीदी बहुत इतना सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। तो चलिए अपने आप को इस सत्र से कनेक्ट करते हुए और परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हुए आज का जो योग साधना है उसको आरंभ करेंगे। दीदी मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर आ रही है, बोलिए। तो हम मंत्र के साथ आज की योग साधना को आरंभ करेंगे, मंत्र उच्चारण के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता दूं कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। प्रार्थना मैंने उस दिन भी आपको बताया सत्र में, प्रार्थना हमें आत्मबल प्रदान करती है, हमें स्वयं से जोड़ती है। और योग साधना में इसका महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि योग का अर्थ है ध्यान और समाधि। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने का पहला सेतु यानी कि पुल है प्रार्थना। तो प्रार्थना के साथ आज का सत्र आरंभ करेंगे। सभी ध्यानात्मक आसन, अपने कमर को सीधा रखते हुए किसी भी जिस पोजीशन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके वह आसन आप ग्रहण कर सकते हैं, चाहे सुखासन हो या पद्मासन हो, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे और अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, परमात्मा में जोड़ते हुए ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति 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 है। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे और जो ऊर्जा हमने मंत्र उच्चार से संग्रहित किया उस ऊर्जा को अपने कपाल पर, अपने शरीर के सभी अंगों पर स्पर्श करेंगे। आपने देखा होगा प्रार्थना करने के बाद हमें चित्त में शांति, एकाग्रता आती है। तो चलिए इसी के साथ स्वामी जी को और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए और हमारी राज्य प्रभारी जो इस संगठन की
हमें इस संगठन के कारण ही हम जुड़े हुए हैं और हमारी राज्य प्रभारी देवादिति और हमारी राज्य कार्यकारिणी जो श्रीदेवी मैम हैं, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और संगठन की सभी कार्यकर्ता बहनों को, जिला प्रभारी और राज्य प्रभारी को मैं हृदय से प्रणाम नमन वंदन करती हूँ, जिनके कारण ही आज हम यहाँ इस सत्र से इस योग साधना को करने के लिए सभी उपस्थित हैं। तो सभी को हृदय से प्रणाम। आज का जो हमारा सत्र है वह है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास से आप समझ गए होंगे कि हमारा सभी रूप में विकास होना, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो और आध्यात्मिक विकास हो। इन सभी रूपों में हमारे बच्चों का हमारा कैसे विकास होता है, तो हम योग साधना में कैसे हम बच्चों को आसन कराए जिससे उनका इन सभी रूपों में विकास हो, चाहे वह उनका शारीरिक रूप से, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक। क्योंकि जो हम योग साधना करते हैं उससे सिर्फ हमारा शारीरिक रूप से ही विकास नहीं हो रहा है, उससे हमारा मानसिक भी, भावनात्मक भी और आध्यात्मिक रूप से भी हम उससे जुड़ रहे होते हैं। अब आप देखा होगा जब हम योग साधना करते हैं हम ना चाहते हुए उस अध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इसी के साथ हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और ऊर्जा को, एनर्जी को महसूस करते हुए अपने शरीर में जो हमने मंत्र के साथ ऊर्जा इस शरीर में संग्रहित की है, तो उसी के साथ हम योगिक जोगिंग के जो स्वामी जी ने 12 पैकेज जोगिंग का बताया उसके साथ हम साधना को शुरू करेंगे। बच्चों के लिए विशेष इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें जब हम बच्चों को बचपन से ये आसन कराते हैं तो उनमें जो हमारे अंदर जो फिजिकली, मानसिक जो विकृतियां यानी कि जो परेशानियां, हमें जो व्याधियां, जो बीमारियां हमारे शरीर में आती है, तो आगे हमारे बच्चों में वह बीमारियां ना आए। तो हम इन्हें बचपन से ही योग साधना की ओर अग्रसर करें तो उनमें कभी आगे भविष्य में इस तरह की बीमारी नहीं होगी। तो चलिए, बीमारी से मेरा आशय है कि उनको शरीर से रिलेटिव, उनको तनाव से, उनको अध्यात्म से, उनको जो समाज में वह गलत कार्य नहीं करेंगे जब वे अध्यात्म से जुड़े होंगे, उनका जो मन है वो विचलित नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ योगिक जोगिंग का अभ्यास के साथ आज की योग साधना का आरंभ करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम हस्त संचालन का अभ्यास। तो सभी करेंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा। चाहे अगर किसी को कोई फिजिकली परेशानी है तो चाहे वह सूक्ष्म क्रियाएं करे या फिर प्राणायाम करे बैठकर, लेकिन हम यहाँ जुड़े हुए हैं तो योग साधना मतलब करने के लिए ही जुड़े हुए हैं। सुनते जाए और करते जाए, क्योंकि लाभ सुनने से आपको जानकारी मिलेगी। मैं फिर भी यही कहूंगी, लाभ आपको करने से ही, क्योंकि कोई अपनी शारीरिक परेशानी को लेकर यहाँ जुड़ा हुआ है, कोई अपनी मानसिक, हर किसी न किसी रूप में सभी बहनें यहाँ जुड़ी हुई है। तो चलिए करते हैं पहला आसन, पहली क्रिया को योगिक जोगिंग की हस्त संचालन। 1 2 3। अपनी एड़ी को जो यंग है वह पूरे एनर्जी के साथ, जंपिंग के साथ एड़ी को नितंब से लगाएंगे और जो जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है वो धीरे धीरे से भी इसको ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा अभ्यास करेंगे, पूर्ण हस्त संचालन। एक अभ्यास को 10-10 बार या जितना आप दोहरा सके दोहराएंगे। मैं यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ के साथ मुझे बोलना भी पड़ रहा है, तो इसलिए मैं काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप करते जाएंगे पूर्ण हस्त संचालन। अब तीसरा अभ्यास करेंगे हम योगी जोगिंग का। अपने घुटने को छाती से लगाएंगे इस तरह से जंपिंग करते हुए, और जो जंपिंग नहीं कर सकते वो इस तरह से लगाएंगे, जितना यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन करेंगे सभी, बैठेगा कोई नहीं। फिर यही कहूंगी कि लाभ आपको करने से ही मिलेगा, सुनने से सिर्फ जानकारी मिलेगी। जो अगर को शारीरिक रूप से आपको लाभ चाहिए कि मेरा वेट कम हो, मेरा शरीर अच्छे से सुडौल हो, जो देखने में आकर्षक लगे, तो सभी को योगाभ्यास करना ही होगा। तो चलिए चौथा अभ्यास करते हैं। घुटनों के लिए ये सामने से करना होगा, इस तरह से दोनों हाथ, और इस तरह से घुटना विकासक यानी जानु विकासक। 4 5
6 करते जाएंगे। जिनको घुटनों में दर्द की समस्या है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और जो यंग है वह इस आसन को, इस अभ्यास को इस तरह से भी कर सकते हैं। हाथ सामने और श्वास को खाली करते हुए नीचे, यानी चेयर पोज की तरह। जो यंग है वह इस तरह से, और जो 50 प्लस है वह इस तरह से इस अभ्यास को कर सकती हैं। तो चलिए 5वां अभ्यास जो यंग जनरेशन है वह जंपिंग के साथ करेंगे, और जो है वो धीरे से ही पैर को इस तरह से लाएंगे। तो पैरों में अपनी हाइट के अनुसार ही हमें पैरों में गैप रखना चाहिए, जितनी हमारी हाइट है, यानी ये नहीं कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाए। तो चलिए 5वां अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। शरीर की हर मांसपेशियां, हर बोन्स में एनर्जी आ रही है। मेरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, एनर्जी से भर रहा है। तो चलिए 6ठा अभ्यास करेंगे, जंघा विकासक। सभी करते जाएंगे। देखना आप इन 12 अभ्यास, 5 मिनट के 12 अभ्यास से पूरा शरीर इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि अगर हम प्रतिदिन ये योगिक जोगिंग या सूर्य नमस्कार कर ले, अगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चे इन अभ्यास को ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें उछल कूद ज्यादा पसंद होती है, तो इनसे उनके स्केलेटन सिस्टम पर, उनके मस्कुलर सिस्टम स्ट्रोंग बनता है। चलिए अब हम करेंगे 7वां अभ्यास, छाती विकासक। दोनों हाथ सामने, श्वास को भरते हुए। अब जब हम ये अभ्यास क्रिया कर रहे हैं तो सभी अनुभव कर रहे होंगे जो हमारे रिब्स है वो फैल रहे हैं, इस तरह से हाथों को पीछे ले जाते। लेकिन जब आगे लाते हैं तो हमारे रिब्स सुकड़ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तीव्र होता है, और ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होने से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो परेशानी है, श्वास संबंधी, वह सभी दूर होती है। तो चलिए 8वां अभ्यास करेंगे, त्रिकोणासन। जिनको वेट है वे बहनें त्रिकोणासन का अभ्यास ज्यादा करेंगे, उनके रिपीटेशन को बढ़ाती जाएंगी। यहाँ पर एक समय सीमा है, उसी के अनुसार मैं आपको बताते जाऊंगी कि 5 या 10 बार, लेकिन आप घर पे इसको 25-50 बार इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। श्वास खाली करते हैं नीचे, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्कुल सीधा, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं इनमें ढीलापन नहीं, एक कसाव रखना चाहिए जब हम योगी जोगिंग या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अभी देख रहे होंगे मेरे एक एक बोन्स में, मेरे पैर की, हाथों की मांसपेशियां पूरे स्ट्रेचेबल हैं। जब अभ्यास करें एक ढीलापन नहीं है, हाथों को भी पूरा इस तरह से रखते हुए। 4, मैं काउंटिंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं ये नहीं होता कि मैं कितना काउंट कर चुकी, लेकिन हाँ 5 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे यहाँ पर, और घर पर इसके रिपीटेशन को बढ़ाते जाएंगे। यथा चलिए त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। हमारा 9वां अभ्यास है योगिक जोगिंग का। त्रिकोणासन, कोणासन करते जाएंगे। एक हाथ ऊपर, दृष्टि आसमान की तरफ। चलिए अब हम करेंगे जंपिंग के साथ पाद हस्तासन का अभ्यास। योगिक जोगिंग को हम वार्म अप के रूप में करते हैं, यानी कि सुबह सुबह हमारे शरीर में एक सुस्ती छाई रहती है, मांसपेशियों में कड़ापन, हम किसी भी अभ्यास के लिए जल्दी तैयार, इस आसनों के लिए हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। चलिए पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। जिनको कमर से अधिक दर्द की समस्या है वो यथाशक्ति करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, जो जितना कर सकता है। कोशिश करें हमारा जो सर है वो घुटनों को स्पर्श करे। इससे हमारी स्पाइन तो फ्लेक्सिबल होती है,
साथ ही हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रॉन्ग होता है। इनको हमें वार्म अप ही नहीं, हमारे शरीर के जो सारे सिस्टम होते हैं उन पर कार्य करता है। 9 मेजर सिस्टम जिनसे हमारा शरीर बना है। तो चलिए 10वां अभ्यास अब हम करेंगे योग जॉगिंग का। 12वां अभ्यास हमारा जो शारीरिक ढांचा जो दिख रहा है आपको भौतिक रूप में, स्थूल रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये 9 सिस्टम से बना है, सभी ने पढ़ा होगा। चलिए जंपिंग के साथ तो वह सभी सिस्टम सर्कुलेट हो रहे हैं, चाहे वो मस्कुलर हो, रेस्पिरेटरी हो, हमारा डाइजेस्टिव हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, सभी रीजनरेट हो रहा है। यानी कि हर मसल्स, हर कोशिकाएं कार्य कर रही है। मशीन, ये शरीर भी एक मशीन की तरह ही है, उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी आगे के लिए। तो चलिए या और करेंगे 12वां अभ्यास योग नृत्य। योग नृत्य से जो हमारी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वह बढ़ती है, क्योंकि ज्यादातर बहनों को वेट इसी एरिया में ज्यादा बढ़ता है। तो चलिए हाथ सामने, 1 2 3 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20। मैंने 20 बार राउंड किया है जंपिंग के साथ। नृत्य सभी को पसंद है। अब हमारा जो कमर ट्विस्टिंग है, हमारी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है। हम जितना चाहे अपने कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में कोई पकड़न पैदा नहीं होगी कमर को ट्विस्ट करते। तो जंपिंग के साथ करेंगे। आप इसके अभ्यास को भी बढ़ा सकती है 30 बार, 40 50 जब आप घर पे करें। किसी आप खाना खाने के 4 घंटे बाद किसी भी समय घर पे इस तरह से कर सकती है अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए। अब हम चलते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। सभी जानते हैं सूर्य इष्ट देव, यानी कि धरती पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वह इष्ट देवी है सूर्य। उनकी हम साधना करते हैं, उनकी आराधना करेंगे। पहले मैं आपको एक बार नाम के साथ, फिर काउंटिंग और फिर मंत्र उच्चार के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराऊंगी। सभी करेंगे और सभी को मंत्र भी याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपका परीक्षा होगी बहुत बहनों को सूर्य नमस्कार के मंत्र याद नहीं होते। आपसे पूछा जाता है कि चलिए मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार कीजिए। पहले मैं आपको नाम सभी को अच्छे से याद होंगे। पहला आसन प्रणामासन, दूसरा उदर हस्तासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अभ्यास अश्व संचालन आसन, पांचवा अभ्यास पर्वतासन, छठा अभ्यास साष्टांग आसन, सातवां अभ्यास भुजंगासन, आठवां अभ्यास पर्वतासन। सभी को नाम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। 10वां अभ्यास दक्षिण वाम संचालन आसन। चलिए 10वां अभ्यास पाद हस्तासन, 11वां उधर हस्तासन, 12वां अभ्यास प्रणामासन। ये नाम सभी अपने कैमरे ऑन रखेंगे, क्योंकि मुझे देखना है कि कोई कर रहे हैं या बैठकर या लेटकर सुन रहे हैं। बस मैं फिर कहूंगी कि सुनने से सिर्फ आपको जानकारी, कोई शारीरिक रूप से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप किसी तरह की कोई समस्या है तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें बैठकर, लेकिन करें सभी। तो एक बार मैं मंत्र उच्चार के साथ आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराती हूँ। सभी अपने अपने कैमरे ऑन रखेंगे। सिप्रा मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अपने चक्रों का भेदन करते हुए हमें योग साधना करनी चाहिए। सभी को स्थान याद होगा अच्छे से कि हमारा कौन सा चक्र कहाँ पर स्थित है शरीर के। ये आपसे पूछा भी जाएगा जब आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकली। तो चलिए मंत्र सभी को आने चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम
खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये हमने सूर्य नमस्कार के अभ्यास के मंत्र उच्चार के साथ। चलिए, अब देखा होगा आपने, जिन्होंने अभ्यास किया है उनके शरीर में कितना पसीना आ गया है योगी जोगिंग के 12 अभ्यास को करते हुए और सूर्य नमस्कार के 2 रिपीटेशन करते हुए उनके शरीर से पसीना निकलने लगा है। सभी को मेरी आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है? ओम दीदी, दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जहाँ नहीं आएगी मैं बता दूंगी, ठीक है? बहुत एकदम साफ आ ठीक रही है, है। ठीक है। ओम, धन्यवाद। हाँ, ओके। तो हमने सूर्य नमस्कार के ये 2 रिपीटेशन, अब तीसरा करते हैं। मैं काउंट के साथ एक बार फिर से कराती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार को अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम कहा गया है, क्योंकि इसमें वह सभी शारीरिक क्रियाएं आ जाती है जिसमें हम खड़े हो रहे हैं, लेट रहे हैं, तो हमारे शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। हमें प्रतिदिन इसके 10 से 11 रिपीटेशन घर पे करने चाहिए, जिनको सूर्य नमस्कार की साधना से लाभ लेना है। योगी जोगिंग और सूर्य नमस्कार प्रतिदिन कीजिए। अगर आप बैठकर, इतना अधिक समय आपके पास नहीं है, केवल 10 मिनट लगेंगे आपको अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, पूरे दिन के लिए। जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही अपने आप को चार्ज करने के लिए। तो आज का जो हमारा सत्र है वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि बच्चों के सर्वांगीण यानी सभी तरह से विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, फिजिकली, सभी रूप में उनका विकास हो। तो ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए ही है, आप भी, क्योंकि मैं इस एज कैटेगरी में आकर जब ये आसन कर सकती हूँ, तो आप अगर साधना करेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से इन अभ्यास को कर सकते हैं। योग में आपको एक बात अभी आपने पढ़ा होगा, समाधिपाद, उसमें एक बात बताई गई, जो योग मार्ग में, योग साधना में जो बाधा उत्पन्न करते हैं वह क्या है? तो आपको 39 सूत्र में बताया गया है, जो शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं, योग साधना से रोकते हैं। तो वह 9 अंतराय बताए गए हैं। व्याधि यानी शरीर में रोग हो जाना, सत्यान यानी कि संशय, डाउट कि मैं इस आसन, इन योग अभ्यास करने से मैं ठीक हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। आपके मन में अगर संशय आ गया तो उसका आधा लाभ आपको वहीं रुक गया, आपको लाभ मिलने से, अगर आपके मन में जरा भी संशय है योग साधना को लेकर। क्योंकि योग अपने आप में एक पूर्ण अनुशासन है, एक पूर्ण आध्यात्मिक क्रिया है, पूर्ण मनोवैज्ञानिक क्रिया है। तो चलिए करते हैं अब हम वे आसन जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। सबसे पहले बच्चों की जो हाइट है उसके लिए हम करेंगे ताड़ासन का। सभी करेंगे, क्योंकि ताड़ासन से सिर्फ हाइट में प्रोग्रेस नहीं होता, हाइट ही नहीं बढ़ती। यह हमारा फिजिकल रूप से जो मांसपेशियां है उनको भी एक्टिव, एनर्जेटिक करता है, खिंचाव आता है हमारे पैर की, हाथ पैर की मांसपेशियों में। हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो करते हैं ताड़ासन। मैं आपको साइड से दिखाऊंगी जिससे आपको मेरे टॉय भी उठे दिखाई देंगे हाथ आराम से। तो श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर अपने सर पर रखेंगे, फिर श्वास को भरते हुए पंजे के बल आ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर और तान कर रखेंगे अपने बॉडी को, और कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, 10 सेकंड होल्ड रखे, काउंट करेंगे। जो बहन इसको करेगी वे महसूस करेगी कि हाँ, मेरे हाथों की मांसपेशियां, पैरों की मांस, पूरे बॉडी का वेट है, जो भार है वो हमने पंजों पर रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो मैं आपको बता रही थी कि योग मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करती है वह 9 अंतराय हमारे साधन समाधि पाद में आपको पढ़ाई गई है। सीमा मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो उसमें 39 सूत्र है। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमि, अनवस्थित तत्व, यानी कि यो अंतराय है, ये हमारे योग मार्ग में हमें योग साधना के लिए बाधा उत्पन्न करती है। अगर हम इन अंतराय को अपने जीवन से समाप्त कर देंगे तो हम योग मार्ग में आरूढ़ होंगे, हम किसी भी योग साधना को करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे, हम उस साधना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो हम दूसरा आसन करेंगे इसी के साथ ही पार्श्व कोणासन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा आसन है, साइड फैट को बर्न करने के लिए, नहीं कम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। बॉडी अलाइनमेंट और बॉडी स्ट्रक्चर को भी सुधारने के लिए, शरीर के हर ऑर्गन पे काम करता है हर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपने पैरों में गैप देंगे, कम से कम जिनकी हाइट अच्छी है 5 फुट 5 इंच में 5 गैप देंगे 5 फुट का, और जिनकी हाइट कम है वो 2 से 3 फुट का गैप देंगे। इस तरह से अपने राइट पैर को आगे ले जाएंगे और पंजे को सामने रखेंगे और इस पंजे को इस तरह से दोनों हाथ समानांतर फैलाएंगे और हम अपने नी को यानी घुटने को बैंड करेंगे इस तरह से। बैलेंस, ये सभी बैलेंसिंग के यानी संतुलन के आसन है, सभी करेंगे अपने बॉडी में संतुलन बनाते हुए। इस तरह से कुछ सेकंड के लिए अपने आप को संतुलित करेंगे और फिर अपने राइट हैंड को टर्न करते हुए राइट पैर के पास लाएंगे लेफ्ट हैंड को, और ये हमारा जो राइट सीधा हाथ है ये पूरा सामने रहेगा इस तरह से, कान को टच करते हुए कुछ समय के लिए रुकेंगे, 10 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नी को सीधा करेंगे इस तरह से। अब दूसरे पैर से करेंगे यही पार्श्व कोणासन का अभ्यास। लेफ्ट पैर से करेंगे, नी को बैंड करेंगे इस तरह से, फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट यानी कि बाएं पैर के पंजे के पास रखेंगे और इस तरह से अभी आप देख रहे होंगे हमारी मांसपेशियों में कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है, यानी कि रेंज बढ़ रही है, खिंचाव आ रहा है मांसपेशियों में, ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है। जब हम इस तरह के स्ट्रेचिंग यानी खिंचाव वाले पोस्चर करते हैं तो हमारी जो रेंज है मांसपेशियों की वो बढ़ रही है। जब मांसपेशियों की रेंज बढ़ेगी तो वहां ब्लड का जो फ्लो है वो भी तीव्र बढ़ेगा, वहां पर जो व्याधि यानी जो ब्लॉकेज बने हुए हैं वह दूर होंगे, चाहे शरीर के किसी भी अंग में हो। ब्लॉकेज से ही तो हमारे जब शरीर में ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में एक्टिव अच्छे से रहता है तो हमारे शरीर में रोग आएंगे ही नहीं, चाहे वह कोलेस्ट्रॉल हो, बहुत सारे रोग हैं आज के टाइम में, गांठें हो जाती है शरीर में। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से एक्टिव रहेगा तो हमारे शरीर में गांठें होगी ही नहीं। मैंने देखा है किसी को हाथों में इस तरह की गांठें बन जाती है, खुद मेरे चाचा की लड़की थी, उनको इतनी मोटी मोटी गांठें हाथों में जो देखने में भी बड़ी भद्दी लगती थी। तो अब यहीं से ही करेंगे, इसी पोस्चर में हम थोड़ा सा पैरों में गैप कम कर लेंगे। परिवर्तित त्रिकोणासन का अभ्यास। एक तो हम साधारण त्रिकोणासन करते हैं इस तरह से, इसको थोड़ा सा परिवर्तित यानी हाथों का पोजीशन चेंज कर देंगे, तो ये परिवर्तित त्रिकोणासन। बच्चे, अगर कोई बच्चे सत्र से जुड़े हैं तो वह सभी आसनों को आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा जो बहनें भी कोशिश कर रहे हैं वे भी अपने आप में संतुलित रखते हुए अपने आप को कर पाएंगे बहुत अच्छे से। कोई ज्यादा नहीं है, बस हाँ थोड़ी सी सावधानी के साथ करें। अगर मैं ज्यादा गैप कर तो आप पैरों में थोड़ा गैप करें जिससे आपका संतुलन ना बिगड़े, आप पोस्चर को सही से कर पाए आसन को। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, राइट पंजे को सीधा रखेंगे, हाथों को समानांतर फैलाते हैं पार्श्व भाग में, फिर वही पोजीशन। अगर हम दाएं पैर की तरफ जा रहा है तो हमारा बायां हाथ पैर दाएं पैर के पंजे के पास जाएगा और ये हाथ हमारा सीधा रहेगा। इस तरह से करेंगे। चलिए
ये हाथ हमारा सीधा रहेगा और दृष्टि आकाश की ओर होगी। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं आगे के साथ, या फिर ऐसे हथेली को जमीन से भी स्पर्श कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरह से करेंगे अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर जमीन में रखने में कंफर्टेबल हो तो भूमि पर रखेंगे, वरना आप इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं। तो अब दूसरे पैर से करेंगे परिवर्तित त्रिकोणासन को। अपने बाएं पंजे को सीधा रखेंगे और दाएं पैर के पंजे को सामने, हाथों को इस तरह से टर्न करते हुए दृष्टि आसमान की तरफ, संतुलन बनाते हुए कुछ समय के लिए रुकेंगे। जब किसी भी अभ्यास में आप कुछ समय के रुकते हैं तो आपका जो संतुलन है वो बनता है और शरीर में एकाग्रता आते है। संतुलन बनाने के लिए आप ताड़ासन का अभ्यास, ताड़ासन जो प्राणायाम है उसको जरूर अपनाएंगे। ये मैंने आपको 3 पोस्चर करके दिखाई, ताड़ासन, पार्श्व कोणासन और परिवर्तित त्रिकोणासन। इसके बाद करेंगे हम वातायनासन। ये भी बैलेंसिंग के लिए, पैरों की बैलेंसिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले पैर को उठाएंगे और अपनी जंघा पर रखेंगे और बैलेंस करते दोनों हाथ ऊपर। जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा दीवार का सहारा ले लेंगे, दीवार के पास चले जाएंगे, दीवार से अपने आप को सटा लेंगे और फिर श्वास खाली करते हुए नीचे भूमि पर हाथों को रखेंगे और अपना जो पैर हमने अपनी मूल जंघा पर लगाया हुआ है उसको नीचे रखेंगे और इस तरह से बैलेंस बनाते हुए ये पोजीशन। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो नमस्कार मुद्रा में ही बैठ जाएंगे। जो कर पा रहे हैं, मैं देख रही हूँ कोशिश कर रही है बहनें करने की। अच्छा, ये भी हमने भी कोई उससे नहीं, आपकी तरह ही इस सत्र से जुड़कर इन गुरु माताओं के माध्यम से हमने ये सब कुछ सीखा है। लेकिन आप भी जब कोशिश करेंगे तो आप सभी आसनों को बहुत ही सरलता से, बहुत ही आराम से कर पाएंगे, क्योंकि यह सभी बैलेंसिंग पोज है। क्या है दीदी, नाम क्या बताया था? वातायनासन। क्या बोला? वातायनासन, वातायनासन। आपको जो बुक है योग साधना की, योग साधना योग रहस्य, उसमें मिल जाएगा आपको। ये हमारा बैलेंसिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे रखना है अपने आप को। हम आज आपको एक चीज बता देती हूँ मैं छोटी सी। जब हमारे शरीर में बैलेंस होता है ना तो हमारे मन में भी बैलेंस होता है। जब मन में बैलेंस होता है तो हमारे शरीर में भी, क्योंकि शरीर का मन के साथ और मन का शरीर के साथ गहरा रिश्ता है। एक ही सिक्के के 2 पहलू है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर हमारे शरीर में कोई परेशानी है, चलिए मैं आपको एक बार अभी दूसरे पैर से भी करके दिखाऊंगी, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। अगर हमारे शरीर में किसी तरह की कोई व्याधि, अभी बहनों को किसी न किसी रूप में कोई कमर के दर्द से रिलेटिव, डायबिटीज या पेट दर्द से रिलेटिव कोई ना कोई समस्या, अगर मेरे सडनली पेट में दर्द हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे पेट में दर्द है? तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? मेरे फेस पर, तभी तो दिखाई देगा ना कि हाँ भाई मुझे पेट में दर्द है। तो इसी तरह अगर मेरे मन में कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तनाव है, अवसाद है, तो जब मेरे मन में अवसाद होगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी मेरे शरीर से आपको दिखाई देने लगा, क्योंकि मेरा शरीर में वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं होगी। अवसाद के कारण मेरा शरीर भी निष्क्रिय दिखाई देगा। तो इसीलिए शरीर का मन के साथ और मन का शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। एक ही सिक्के के 2 पहलू है यह। तो जब अब मैं, मेरा शरीर पूरा ऊर्जावान, एनर्जेटिक, तो मेरे मन में भी वही ऊर्जा, वही एनर्जी दिखाई दे रहे। तो अब दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को। हम वातायनासन को उठाएंगे, मूल जंघा से लगाएंगे। जो बहनें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहती हैं, अपने शरीर में कोई व्याधि नहीं देखना, कोई परेशानी जो उनके शरीर में आई हुई है उसको भी कैसे ठीक करें, जिनको इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से नमस्कार मुद्रा बना लेंगे, या फिर इस तरह से कुछ समय के लिए संतुलन बनाए, वापस
बैलेंस करते हुए नीचे। ये सभी क्या है, हम अपने शरीर को बैलेंस कर रहे हैं, संतुलन एकाग्र कर रहे हैं। जब एकाग्रता हमारे शरीर में आएगी तो हमारे मन भी एकाग्र होगा, चित्त भी संतुलित होगा। और योग का मतलब, वो योग की जो अर्थ बताएगा वो यह योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाना ही योग है। अब हम करेंगे अगला और आसन। ये वाला जो आसन आपने कराया, ये घुटनों में जैसे दर्द होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है, प्रारंभ में आपको जब शुरू में आप करेंगे, वैसे आपको अगर नी कोई प्रॉब्लम है, घुटनों के मतलब दर्द की कोई समस्या है क्या? अगर आपको घुटनों में दर्द की समस्या है तो नहीं करें। अगर आपको साधारण जैसा कि आप करके देख रहे हैं, अगर उस समय हो रही है तो ये एक जो प्रारंभिक स्थिति में जो जैसे कि हम कपालभाति या कोई भी आसन करते हैं तो खिंचाव होता है ना, उसमें एक पेन बन जाता है मांसपेशियों में, लेकिन जब फ्लेक्सिबल हो जाती है मांसपेशियां तो उनमें दर्द नहीं रहता। अब आप रनिंग करो, पहले ही दिन आप रनिंग करोगे तो आपकी मांसपेशियां अकड़ जाएगी, अगले दिन आप नहीं कर पाओगे। तो मेरा मतलब यह है, अगर आपको पहले से ही दर्द की समस्या बनी है तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे पूरा प्रेशर घुटनों पे ही जाता है बैठते समय। अगर आपको नी प्रॉब्लम नहीं है, अभी दर्द बन रहा है, आपको अभी पेन फील हो रहा है, यानी कि दर्द हो रहा है इस पोस्चर को करते टाइम, तो आप आराम से धीरे धीरे दीवार की सहायता से कुछ समय के लिए इस तरह बैठेंगे तो फिर आसानी से कर पाएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए अगला अभ्यास करते हैं हम, वृक्ष आसन। ये भी एकाग्रता संतुलन लाने के लिए, शरीर में संतुलन, मन में संतुलन। इसका भी आप दीवार से कर सकते हैं। अगर अपने आप को कोई संतुलित नहीं कर पा रही है कोई बहन, तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत आसान सा जो बहनें करना चाह रही है, तो पहले आप अपने है ना पैर को अपने घुटनों के यानी कि नी के पास रखेंगे और इस तरह से हाथों को फैलाकर कुछ समय के लिए संतुलन बनाएंगे। जो बिगिनर है, जो प्रारंभ अवस्था में आप वृक्ष आसन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने बताया है। फिर से इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे, अपने पैर को उठाकर इस तरह से लाएंगे और जब आपका बैलेंस बनने लगेगा तो दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में या फिर आगे, और अपनी दृष्टि को एक जगह एकाग्र करेंगे। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको पूर्ण रूप से दिखा देती हूँ। वृक्षासन उठाएंगे और अपनी मूल जंघा से स्पर्श कराएंगे, दोनों हाथ समानांतर ऊपर नमस्कार मुद्रा में। अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, धीरे धीरे जब अपने चित्त को एकाग्र किसी एक बिंदु पर टकटकी लगाए देखेंगे तो आपको बैलेंस बनने लगेगा। और अभी आप देख रहे होंगे जो हमारा शरीर का भार है वो हमने एक पैर पर साध रखा है। तो आपको एक चीज बता दूं मैं वृक्ष आसन के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे वासुदेव, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए ही इस साधना को किया था, एक पैर पर खड़े होकर। बचपन में मैंने यह नाट्य रूपांतर श्री कृष्णा का देखा था। उन्होंने एक साधना यानी कि तब किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, वो वृक्ष आसन में इस साधना पर खड़े होकर ही। जिन बहनों ने देखा होगा उनको याद होगा कि हाँ, उन्होंने इस पोस्चर में खड़े होकर, इस आसन में ही एक पैर से खड़े होकर एक साधना यानी कि तप किया था भगवान वासुदेव ने इस तरह से। तो उनको फिर वरदान प्राप्त हुआ था पुत्र प्राप्ति के लिए। चलिए ये दोनों पैर तरह से मैंने आपको दिखा दिया। जो प्रारंभ है वो पैर को यहाँ नी के पास रखेंगे, मूल जंघा से नहीं लगाएंगे। जब उनका बैलेंस बनने लगे, पहले प्रारंभ में इस तरह से पैरों को फैलाकर रख सकते हैं वृक्षासन करने के लिए। अपने पूरी बॉडी का जो भार है वो आपके एक पैर पर रहता है। तो अगला आसन करेंगे हम नटराज आसन। भगवान शिव का उसकी साधना में इनको नटराज आसन को बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से अपने हाथ को फैलाते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे और अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए कुछ समय के लिए रुकेंगे। हमारे शरीर में संतुलन होना बहुत जरूरी है। संतुलन शरीर में नहीं, हमारे व्यावहारिक जीवन में भी, हमारे शरीर के, मन के जो सभी भावनाएं हैं उनमें संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब शरीर में संतुलन होगा तो हम व्यावहारिक जीवन में भी संतुलन होगा, मन में संतुलन होगा। क्योंकि इन सभी आसनों से जो हम बैलेंसिंग आसन कर रहे हैं, अपने शरीर को बैलेंस कर रहे हैं,
इनसे हमारे शरीर में एकाग्रता उत्पन्न होती है। तो अगला आसन करेंगे हम बैलेंसिंग ही गरुड़ासन का अभ्यास। प्रारंभ में क्या करें, आप थोड़ा सा घुटनों को बैंड कर लेंगे। जो बहन कोशिश करके देख रहे हैं सभी अपने कैमरे ऑन रखेंगे। मैं एक बार वॉच करना चाहूंगी, कोई बहन कोशिश कर रही है करने की। ये क्या नाम है, ललिता। ललिता बहन कोशिश कर रही है। चलिए नी को थोड़ा बैंड करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा सा इसका दीवार का सहारा लेकर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कोशिश करें धीरे धीरे। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ आपको। गरुड़ आसन के जो लाभ हैं, यहाँ पर मैं आपको लाभ और उनकी जो सावधानी है वो भी बताते जाऊंगी। जो जिनको गुर्दों से रिलेटेड यानी कि पथरी हो जाती है बहनों को गुर्दों में, वह जब आप ये गरुड़ आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी ये समस्या नहीं होगी पथरी की गुर्दों में। और हमारा जो किडनी प्रॉब्लम है, जो किडनी की आजकल नई नई बीमारी यानी कि जो डायलिसिस की जो आप देख रहे होंगे, यंग जनरेशन में भी यह बीमारी देखने को मिल रही है, वह आपको नहीं होंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो उसी किडनी स्टोन की जो समस्या है गुर्दों में, वहां पर एक स्टिमुलेट यानी कि स्टिमुलेट दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मसल्स को निचोड़ देना, स्टिमुलेट करना। जब इस तरह से हम अपनी मसल्स को निचोड़ देते हैं तो वहां पर जो जो संक्रमित हो रही है मांसपेशियां, वो फिर से रीजनरेशन हो जाता है उन मांसपेशियों का। दूसरे पैर से करेंगे। जब आप अपने आप को एक बार संतुलित कर लेते हैं तो आप कोई भी बैलेंस यानी संतुलन का अभ्यास आसानी से कर पाएगी, चाहे वो वृक्ष आसन हो, नटराज आसन हो, या वातायनासन हो, या वीरभद्रासन हो। चलिए वीरभद्रासन भी दिखा देती हूँ मैं आपको करके। पैर को उठाएंगे, मूल जंघा से लगाएंगे, नमस्कार मुद्रा, और फिर श्वास को छोड़ते हुए पैर पीछे और हाथों को आगे, इस तरह से कुछ समय के लिए होल्ड रखिए। यहाँ मैं ज्यादा समय सीमा से नहीं बढ़ा रही क्योंकि आपको बहुत कुछ बताना है, तो इसलिए मैं थोड़े ही समय के लिए आपको रुक कर यानी कि एक आसन में रुक रही हूं। मैं दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को। अब हम श्वास को भरेंगे और श्वास खाली करते हुए हाथों की नमस्कार मुद्रा, मांसपेशियों को पूरा खींच के रखेंगे, पैर को सीधा इस तरह से। ये हो गया हमारा वीरभद्रासन। अब बैलेंस जोड़ना होता है दोनों को, क्या एक बार पुनः करके। नहीं, पैरों को देखो, मांस जब हम कोई भी बैलेंस पोज तो अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच यानी खींच कर रखना होता है। हाथों को नमस्कार मुद्रा आप जैसा चाहे बना सकते हैं। नमस्कार आप प्रारंभ में अगर बिगिनर है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप आगे हाथ से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने हाथों को इस तरह से रोक कर, तो आप किस तरह से अपनी छाती से ओम गाउन पहन के आसन ना करें वरना आपको गिरने का डर रहेगा। थोड़ा कपड़ों का ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल, ये बात सही बोली रंजना मैम ने, क्योंकि आपको वैसे भी आयु है और आपने गाउन पहन रखा है, तो गाउन पहन के आसन नहीं होते क्योंकि उसमें घेर नहीं होता और हमें गिरने का डर रहता है। तो आप, मेरा मतलब यह है कि आप हाथों को आगे ना ले जाकर अपनी छाती पर भी रख सकते हैं इस तरह से नमस्कार मुद्रा में। जब आप सीख रहे होते हैं तो ये जरूर नहीं कि आप उसी लेवल पे पोस्चर को करेंगे जिस लेवल पे यानी कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप हाथों को अपनी, जब आपको बैलेंस ही करना है, बैलेंस का मतलब होता है अपनी बॉडी को किसी एक अवस्था में रोकना, चाहे वो एक पैर पर हो, किसी भी तरह से अपने आप को बैलेंस करना। जैसे कि मैं एक पैर पर खड़ी हूँ अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए हुए, अपने भार को रोके हुए, तो इस तरह से इसको हम बैलेंसिंग पोज यानी संतुलन के आसन बोलते हैं। तो ये अभी मैंने आपको आसन दिखाए किस तरह से हम, जब बच्चे इन आसनों को करेंगे, बच्चे आप करो तो कैसे हम अपने शरीर में संतुलन पैदा करेंगे।
संतुलन अगर हमारे शरीर में होगा तो वही संतुलन हमारे विचारों में, भावनाओं में भी संतुलन आएगा। वही संतुलन हमें समाज में भी आगे बढ़ाने के लिए कर, क्योंकि हमारा जो मानसिक संतुलन है वो सही होगा तो हम सभी काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं एक आसन और खड़े होकर, बस जो बैलेंस है चक्राज आसन, कि आप अपने आप को कितना एडवांस ले जा सकते हैं, कितना आरूढ़ कर सकते हैं योग साधना को करते हुए। इन्हीं छोटे छोटे आसनों को, सामान्य आसनों को करते हुए अपने शरीर को कितना स्ट्रॉन्ग, अपनी मांसपेशियों में कितनी एनर्जी है, कितना ऊर्जा से भर जाता है हमारा शरीर, ये देखना। अपना स्पाइनल यानी कि कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि इसी पर ही हमारा पूरा शरीर का जो आधार है यह हमारा मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कोड है। तो रखते श्वास को भरेंगे और मन में यह डेफिनेशन हमेशा याद रखें, शिथिल सुखम आसनम, यानी कि चक्राज आसन करते हुए आप पूरा आनंद अनुभव करेंगे। लेकिन शुरू में नहीं कि आप शुरू में ही करना चाहे और आप पीछे पता लगे कि आपको चोट लग गई, तो यह नहीं करेंगे। आप लेटकर चक्राज आसन का अभ्यास करेंगे। तो श्वास को भरते हुए इस तरह से आपका कभी कभी आप फिसल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लेट जाए सीधा। अगर आप इस तरह से फिसल रहे हैं, हाथ आपके फिसल, तो सीधा ऐसे लेट जाएंगे। जब मैंने ऐसे अभी करके दिखाया आपको, तो इस तरह से अपने आप को, अपने स्पाइनल को, जब आपका स्पाइनल फ्लेक्सिबल हो जाए तो अभ्यास खड़े होकर कर सकते हैं, वरना आप लेट कर करें। अब आप देख रहे होंगे चक्राज आसन की पूर्ण पोजिशन अवस्था में हमारे कंठ पर, हमारे स्पाइनल पर, जो हमारी स्पाइनल है वो स्टिमुलेट हो रही है, और हमारे हाथ की, पैरों की जो मांसपेशियां है वो स्ट्रेच हो रही है, यानी खिंच रही है, और हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिव हो रहा है, सक्रिय हो रही है, और हमारे जो गर्भाशय से रिलेटिव बहनों को जो विकृतियां है, जो परेशानी है, वह दूर हो रही है। अगर आप इसमें ही ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो अपने पैरों को साधते हुए इस तरह से धीरे धीरे उठाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे वापस लाए। तो चलिए, ये हमने कुछ चक्राज आसन खड़े होकर के, इसी को आप लेट कर भी कर सकते हैं। इस तरह से पूरा सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे, पैरों को नितंब के पास, और श्वास को भरते हुए अपने धड़ को, अपने हिप को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, और कुछ समय के लिए होल्ड रखेंगे, यानी रोक कर रखेंगे। फिर श्वास खाली करते हुए वापस धीरे धीरे। तो पहले आप खड़े होकर कोई बहन नहीं करेंगी। हाँ, बच्चों की बॉडी जब योग करते हुए फ्रैक्चर, तो बच्चे बड़ी सरलता से इन आसनों को कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, फिर लेफ्ट साइड से पेट के बल आ जाएंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बोन्स है, हमारी जो हड्डियां है, हमारे जो, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन हम योग करते हुए उनको कैसे फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, कैसे हम उनमें लचीलापन ला सकते हैं, ये हम योग साधना से ही कर सकते हैं, योग आसनों के द्वारा ही कर सकते हैं। जिम जाने से हमारे बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, हमारी मांसपेशियां फ्लेक्सिबल नहीं होती, बल्कि वो हार्ड होती है और कठोर हो जाती है। तो इसी में करेंगे अब हम धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, सांस को भरते हुए रोक के रखेंगे। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे मणिपुर चक्र पर, हमारे स्वादिष्टान चक्र जो है वहां पर जो चक्राज है वह जागृत हो रहे हैं। हमारे हाथों की, हमारे पैरों की मांसपेशियां है वह खिंच रहे। किसी के हाथ और पैरों में किसी तरह की इंजरी, यानी कि कोई उनको फ्रैक्चर हुआ है, तो आप अपने हाथ और पैरों की मांसपेशियों पर ज्यादा खिंचाव नहीं देंगे। इसी के साथ करेंगे अब हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। अभी अपने खड़े होकर अपने पैरों को संतुलित करते हुए, बैलेंस करते हुए आसन के
अब हम अपने हाथों की मांसपेशियों को यानी हाथों की कलाई को कितना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए कि हम अपने शरीर के भार को उठा सके। सभी ने अपने कैमरे ऑफ किए हैं। मैं देख नहीं पा रही कि कौन कर रहा है कौन नहीं। बस तो जहां तक सोचती हूँ कि हाँ सभी कर रहे होंगी, माता एवं बहनें जिनको योग साधना से लाभ लेना है वह कर रही होंगी, जिनको बस सिर्फ जानकारी चाहिए वे सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप जब योग साधना करेंगे तो आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ बनाएंगे, अपने शरीर की जो व्याधि है, परेशानी है उनको दूर करेंगे। तो हम पहले करेंगे, बच्चों को भी और बड़े भी इस आसन को कर सकते हैं। पद्मासन में बैठ के भारत तुलासन इस आसन का नाम है, यानी अपने आप को तोलना। अब किसी किसी का, जैसे मेरा वेट है, मैं अपने वेट को तोल रही हूँ। अब किसी का 60 kg, 70 kg, 80 kg वेट है, तो आप में इतनी सामर्थ्य, जब आप अपना वेट बढ़ा रहे हैं इस तरह के खाद्य फास्ट फूड खाकर, तो इतनी सामर्थ्य आप में होनी चाहिए कि अपने वेट को उठा सके, अपने भार को। यानी कि जब भी तो हम दूसरी चीजों का भार उठाएंगे जब हम अपने खुद का भार उठा सकते हैं। तो दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप बनाएंगे और सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों पर अपने भार को उठाएंगे इस तरह। कुछ समय रोक कर फिर धीरे से छोड़े। अभी आपने देखा हमारे हाथों की मांसपेशियां कितनी स्ट्रॉन्ग है कि जो अपने शरीर के पूरे वेट को उठा सकते हैं हम। अगला आसन करेंगे हम अपनी कलाई को मजबूत करने के लिए ही। आपका माइक खुला हुआ है। अपने भार को उठाने के लिए अपने शरीर का, मैं यही कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को जरूर योग साधना से जोड़े और इन आसनों को जरूर कराए, क्योंकि यह उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए है। चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह भौतिक हो, किसी भी रूप से हो, उनका सभी रूप उसमें विकास होएगा। चाहे वह पारिवारिक हो। तो अगला आसन करेंगे हम बकासन, यानी कि बुगले की तरह अपने शरीर की आकृति को बनाना। इसके लिए भी क्या करेंगे, हम अपने हाथों की रिक बनाएंगे, ग्रिप इस तरह से। दीदी समय मुझे नहीं मालूम हो रहा, बस समय बता दीजिए आप। ओम दीदी अभी समय है, अभी 6 बजे, अभी 6 बजेंगे, अभी है ना कराई सिमा जी, अभी टाइम है आधे घंटे का। जी। आज मेरे पास दूसरा डिवाइस नहीं है टाइम देखने के ना, मैंने घड़ी पहना हुआ है। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, बता दूंगी ना। अभी 6 बजने वाले, 1 मिनट है 6 बजने में। उसके बाद अभी हमारे पास आधा घंटा और है, ठीक है जी। चलिए, मैंने 10 आसन आपको, अगर आपने काउंट किया होगा तो 10 आसन मैंने खड़े होकर आपको कराए हैं, बैलेंसिंग पोज। और उन बैलेंसिंग पोज से कैसे हम आप अपने आप में संतुलन के साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने शरीर की स्ट्रेचिंग को, अपनी मांसपेशियों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आप पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको आपके हाथों को, यानी अपने शरीर के भार को आप कैसे अपने इन कलाई पर उठा सकते हैं, यानी हाथों पर इस तरह से अपने को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि बहन की, कहते हैं बहन बहुत नाजुक होती है, इनके लड़कियां महिलाएं बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन हमें यह दिखाना होगा इस तरह के आसन करके कि हम कितने स्ट्रोंग हैं, हम कितने स्ट्रोंग हो चुके हैं कि अपने शरीर के भार को हम अपने छोटे छोटे, ये हाथ है जो हमारी कलाई है, इतना भारी शरीर है हमारा, धड़ है, हिप्स है, लेग्स है, इस तरह से पूरी बॉडी है, कैसे हम उनको अपने हाथों पर उठा सकते हैं। हाथ कितने कमजोर दिखाई देते हैं पूरे शरीर के अकॉर्डिंग ना, लेकिन हम फिर भी इस पे अपने वेट को कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हाथों की ग्रिप बनाते हुए, अपने आप को संतुलित करते हुए, इस तरह से हम एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। कोशिश करें पहले एक एक पैर से उठाए, लेकिन प्रारंभ में जब आप कोशिश सीख रहे हैं ना, तो अपने सामने कोई पीलो या कोई भी ब्लैंकेट रख ले, जिससे कि आपका बैलेंस बिगड़े और आपको चोट ना लगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, हमारा भी बैलेंस बिगड़ता है कभी कभी। ये नहीं कि हम हर आसन को करने में ही सक्षम है, बैलेंस किसी का भी बिगड़ सकता है। तो एक बार फिर से करेंगे,
तो हम सावधानी के साथ अपने सामने ब्लैंकेट रख लेंगे, ग्रिप बनाते हुए हाथों की इस तरह से। एक बार फिर से करेंगे इस आसन को। अगर हमारी बॉडी हिल-डुल रही है तो भी हम ये ना सोचे कि हम नहीं कर पाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे धीरे धीरे। एक एक पैर से करें बहनें, अगर दोनों पैर नहीं उठा पा रही है, एक एक पैर से अभ्यास को करेंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बिगिनर है तो आप कैसे कैसे आपके क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है। आपके पैरों में कंपन, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया आपको, इस तरह की अवस्थाएं आपको प्रारंभ में आ सकती है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे आप पूर्ण अवस्था में पहुंच जाएंगे। बहुत ही अच्छा आसन है हाथों की बैलेंसिंग के लिए। इस तरह से हम ये आसन कर सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगी टिटिभासन आपको। मलासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे से लाकर इसी तरह से हाथों की ग्रिप बनाते हुए दोनों पैरों को सामने, वापस एक बार फिर से करेंगे। कैसे हम अपने बॉडी के भार को अपने हाथों पर नीचे सलवार या कमीज पहनिए, कुर्ता सलवार है ना, मैक्सी में नहीं हो पा रहा है, कंफर्टेबल व्यवस्थित करके पहनिए पहले तो। और अगर आप सामने से ना करें, आप साइड से भी इसको इस तरह से अच्छा नहीं लगता, कैमरे के आगे मत करिए और नीचे सलवार पहनिए, ठीक है। पेटीकोट में या मैक्सी में नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके से आप कर रहे हैं तो। इसी को हम अनुशासन कहते हैं, जो अभी रंजना मैम आपको, अगर आप पता है अब आप योग साधना करने जा रहे हैं तो आपकी पोशाक कैसी होनी चाहिए, कपड़े आपके व्यवस्थित हो। पहले ही आपको बताया था योग का पहला दिन था कि हमें किस तरह योग करना है, कपड़े व्यवस्थित तरीके से पहनने। तो बहनें इसी में बोलते हैं कि बहनें आलस्य करती हैं कि अब हम कपड़े चेंज करेंगे। सलवार और कमीज, बिल्कुल सलवार कमीज पहनिए और तब आप सीखिए। तो चलिए सभी देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। टिटिभासन का अभ्यास फिर से करेंगे एक बार फिर से। सांस को भरते अपने आप को बैलेंस करते, दोनों हाथ पैर ऊपर उठाएंगे इस तरह से, वापस। ये हमने बैलेंस, इसी के साथ करेंगे हम एक बार ग्रीवासन का अभ्यास। अपने पैर को उठाएंगे और अपनी गर्दन के पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और हाथों की नमस्कार मुद्रा, कुछ समय रुकेंगे। अब आप देख रहे होंगे हमारा जो पेल्विक एरिया, हमारी हैंगिस्टिक मसल है, वह कितनी फ्लेक्सिबल हो चुकी है कि हम अपने आप को इस तरह से साध पा रहे हैं। जिनका वेट बढ़ा है वे बहनें बिल्कुल इस अभ्यास को नहीं कर पा रही होंगी, और जिनका वजन संतुलित है, संतुलन से हमारा वेट भी संतुलित होना जरूरी होता है, यानी हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। आप सभी जो योग साधना यानी गुरु माताएं जुड़ी है, आप देख रहे होंगे, उन्होंने योग को अपना जीवन समर्पित, चाहे वह रंजना मैम हो, श्रीदेवी मैम हो, विनीता मैम हो, यानी इतनी एज में आकर भी उन्होंने कितना मेंटेनेंस किया हुआ है अपने आप को। इनसे हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, यानी मैं भी आपकी तरह एक साधक के जरिए इस योग साधना से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने इन सभी को देखकर इतनी एज ग्रुप में आने के बाद भी ये अपने कितनी फ्लेक्सिबल, कितनी ऊर्जावान रहती है अपने कार्य को भी लेकर, और बहुत ही अच्छे से ये सिखाती भी है मैम। जब इनका सत्र होता है सभी आसनों को, कि हाँ प्रारंभ में आप भी ये ना सोचे कि हम इन एडवांस आसन को नहीं करेंगे तो हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बना पाएंगे या योग मार्ग में आगे अपने आप को फ्लेक्सिबल या अपनी बीमारी दूर। हम आसान पोस्चर को करते हुए ही इस योग साधना में आगे बढ़ेंगे। मैं भी पहले ये नहीं कर, लेकिन जैसे जैसे मैं आसन करते उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर आती चली गई, फिर ऐसे हम आसनों को आसानी से करते गए। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। मैं आपको इतना बताने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ, वरना मैं भी आपको हर आसन, मैं इतना बोलने की कोशिश इसलिए करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए कि आप इन आसनों को करके स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। नहीं, आप सरल आसनों का अभ्यास करके भी अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना सकती है। अपने जो शरीर की जो बीमारी है, डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, क्योंकि आज इसका जो है योग में इसका पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त है। स्वामी जी ने डायबिटीज दूर किया है,
बीपी दूर किया है। आपको इसको प्रमाण आप डेली इंडिया टीवी पर देखने को मिलते हैं, तो इंडिया टीवी देखें और स्वामी जी को प्रतिदिन सुने। तो अब इसी के साथ हम करते हैं अगला प्राणायाम, हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अभी आपने देखा हम सारे बैलेंसिंग पोज कर रहे हैं, अपने स्पाइनल को आगे पीछे बैक बेंडिंग फोरवर्ड बेंडिंग किया। तो अपनी कमर को ट्विस्ट करने के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का जो नामांकन है वो एक ऋषि के उसमें हुआ था कि अर्ध मत्स्य एक ऋषि थे। मत्स्य मीन्स होता है एक मछली। जो भगवान शिव थे वह जब माता पार्वती को इस योग साधना के बारे में बता रहे थे आपको, तो उसमें जो मत्स्य जो मछली थी उसने सुन लिया। तो आगे चलकर वही मछली वह एक उनका जन्म हुआ, फिर वह मत्स्येंद्र ऋषि के रूप में पैदा हुए। उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद गोरक्षक नाथ आए और जो वर्तमान युग है, स्वामी जी ने योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया है। जो आज वर्तमान युग में, जैसे आधुनिक युग में गोरक्षनाथ अर्ध मत्स्येंद्र आसन ने जिन्हीं के नाम पर यह आसन रखा गया है, मैं इसीलिए आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताया है, सभी को जानकारी होनी चाहिए। ये आगे जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ भी ले जाता है मत्स्येंद्र आसन किस ऋषि के नाम पर यह नामांकन हुआ है इनका। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने पैर को बेंड करेंगे, मतलब घुटनों को बेंड करके अपने लेफ्ट पैर की तरफ यानी हिप के पास रखेंगे अपनी एड़ी को लगाकर, और बाएं पैर के घुटने को सीधा इस तरह से खड़ा रखेंगे, यानी कमर को ट्विस्ट करने के लिए। बहुत ही इस आसन से हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारे पाचन पर बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो हमारे अपर बॉडी पे कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न ही लोअर बॉडी पे, क्योंकि पैर भी हमारे खड़े हैं ना, स्ट्रेच हो रहे हैं हमारे पैर। थोड़ा सा लॉजिकल सोचे कि हमारे पैर में स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है, खिंचाव नहीं हो रहा है, और नहीं हमारी अपर बॉडी पे कोई, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पड़ रहा है, तो हमारे डाइजेस्टिव पर, पाचन तंत्र पर। जब हमारी कमर ट्विस्ट हो रही है, ऐसे मुड़ रही है, तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग हो रहा है। ये पूछा जाता है कि पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा आसन, उनमें ऑप्शन में अगर मत्स्येंद्र आसन है तो आप उसी पर ही क्लिक करेंगे जब आपका पेपर होगा थ्योरी का। तो इस तरह से अपने राइट हैंड को घुमाते हुए कोशिश करें मैंने अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने की, और अपने लेफ्ट हैंड को कमर से इस तरह से या जमीन पे जिसमें आप कंफर्टेबल हो इस तरह से हाथ को नीचे भी रख सकती हैं, इस तरह से करेंगे, और अपनी गर्दन को भी ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। बहुत सरल आसन है, बहनें आराम से बैठ के कर सकती है, लेकिन जिनका वेट बढ़ा है उनको थोड़ी सी असुविधा होगी, क्योंकि वे बैठने में तरह उनको दिक्कत आएगी जब उनका वजन कम होगा। लेकिन कोशिश करे वह वक्र आसन भी कर सकती है अगर मत्स्येंद्र आसन नहीं कर पा रही है। कुछ समय के लिए रुके, दोनों पैरों को फैलाएंगे, फिर अपने लेफ्ट पैर को उठाकर अपने दाएं नितंब के पास इस तरह से एड़ी को लगाएंगे, और अपने जो सीधा पैर आपका यानी कि दायां पैर है उसको इस तरह से घुटने के पास पंजे को रखेंगे और इस तरह से सीधा खड़ा करेंगे, और हाथ को इस तरह से जमीन पे रखते हुए या फिर अपनी स्पाइनल यानी कमर से लगाएंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल, और हाथों को इस तरह से घुमाते हुए पैर के पंजे को पकड़ेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे, पाचन तंत्र जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, पाचन तंत्र यानी कब्ज रहता है, वह इस आसन को पहने बैठकर नई वाली जगह जरूर करे। एक ही जगह किसी का माइक खुला है? इधर कर ले तो मैं मधु जी का, मधु जी, मधु की आईडी से जो जुड़े हुए हैं बंद करिए, अपने माइक बंद रखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पाद राज कपोत आसन का अभ्यास कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस तरह से पैर को, लेग्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक पैर ऐसा पूरा फैलाएंगे इस तरह से। हमारे जो हैंगिस्टिक मसल है पूरा जमीन को स्पर्श करते हुए, बहुत ही अच्छा आसन है। ये हमारे जो साइड का वेट बढ़ जाता है ना, फैट बढ़ जाता है हमारे शरीर का, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वहां से उनकी जो वेट है वो बर्न होता है, यानी कि कम होने लगता है जब वहां पर खींचा होता है हिप्स का, इनका,
तो कोशिश करें आप पहले प्रारंभ में जब आप सीख रहे हैं तो इस तरह से अपने पैर को पकड़े और इस तरह से 4 से 5 बार इस तरह से लगाएंगे जब आप बिगनर हैं। फिर आप इस तरह से पैर के पंजे को पकड़ते हुए राइट हैंड को पीछे से ऊपर से लाएंगे शोल्डर के और पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस। ये हो गया हमारा एक पाद राज कपोत आसन। अब यहीं से ही करेंगे हम भ्रू नमन आसन का अभ्यास। दोनों लेग्स को फैलाएंगे। मैं बहनों को जानकारी के लिए, अगर वह अपनी बैक बेंडिंग अच्छा करना चाहती है, फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा करना चाहती है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए तो आप इस तरह से भद्रासन में बैठकर श्वास को भरे और श्वास खाली करते हुए आगे। इस तरह से उनका जो पेल्विक एरिया है वो फ्लेक्सिबल होगा। फिर वह अपने हैंगिस्टिक मसल्स को खोल सकते हैं और जब प्रारंभ में आसन करते हैं उनकी ये यहाँ बहुत ज्यादा पेन होगा उनके पेल्विक एरिया में, उनके हैंगिस्ट यानी कि जांग पर। हैंगिस्टिक मसल होते हैं हमारे जांग की मसल्स, वहां बहुत खिंचाव होगा। तो इसके लिए आप उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या करें, आप भद्रासन में बैठकर श्वास को भरे और श्वास खाली करते आगे। इस रिपीटेशन को प्रतिदिन डेली बढ़ाते जाए। श्वास खाली करते आगे, श्वास भरते ऊपर, इस तरह से करेंगे। या फिर दूसरा अपने इस पेल्विक एरिया को खोलने के लिए, जिससे आप भ्रू नमन आसन ये अच्छे से कर पाए, आप बेड पर कुछ समय के लिए इस तरह पैरों को फैलाकर बैठे, या फिर ये वाली अभ्यास आप कर सकते हैं जिसको शिथिल पूर्णासन कहते हैं। तो चलिए अब करेंगे हम भ्रू नमन आसन का अभ्यास। श्वास को भरेंगे और हमको जब हम आगे बैंड हो रहे होते हैं तो हमें यहाँ से शोल्डर से बैंड नहीं होना है, हमें हिप से बैंड करना है अपनी बॉडी को, तभी हम आसानी से कर पाएंगे। श्वास भरा और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे आगे। हाथों से अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे इस तरह से, श्वास भरते हुए वापस। ये भ्रू नमन यानी कि भूमि को नमन करना, इससे भी हमारे पाचन तंत्र, क्योंकि इससे ज्यादा प्रभाव आपको देखा हमारे पैरों की मसल्स पर खिंचाव हो रहा है, हमारे पाचन तंत्र पर खिंचाव हो रहा है। हाँ, जिसको शरीर में मैंने बताया ना अपनी क्षमता के अनुसार, सुविधा के अनुसार किसी तरह की कोई परेशानी है, सर्जरी हुई है, वह ना करे। अगर उनको पैरों से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, क्योंकि उनको पैरों की जो मसल्स है उनमें अधिक खिंचाव होगा, तो वह जब स्वस्थ हो तभी इस आसन को करेंगे। उनका पाचन स्ट्रोंग होता है, डाइजेशन स्ट्रोंग होता है, पाचन से संबंधित कोई समस्या उनको नहीं रहती और उनको गर्भाशय से रिलेटिव अगर कोई परेशानी है वो भी बहनों को नहीं रहेगी। इसी के अगला मैं बताऊंगी आपको मयूरी आसन। मयूरी आसन मैंने आपको उस दिन भी करके दिखाया था। अच्छा, आपको जो सीखना चाहते हैं उन बहनों के लिए बता दो, आप मयूरी आसन को प्रारंभ में कैसे सरल तरीके से सीख सकती है। मैंने बताया जो बहनें फ्यूचर में यानी कि बेबी प्लानिंग नहीं चाह रही है, वही बहनें इस अपने डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मयूरासन का अभ्यास या मयूरी आसन का अभ्यास करेंगी। तो कैसे करना है, पहले आप इस तरह से बैठ जाएंगे। जब आप बिगनर हो, बिगनर के लिए बता रही हूँ, आप जब कोई मयूरी आसन करना सीखना चाहती है तो उनके लिए बहुत ही सरल विद्या, इस तरह से बैठ जाएंगे सिंहासन की पोजीशन में, दोनों हाथ सामने, और इस तरह से धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे इस तरह से और फिर जमीन पर रखेंगे, उठाएंगे धीरे धीरे, चाहे आपका फेस भी जमीन से क्यों ना लग जाए। ये बिगनर स्थिति हो गई, यानी आरंभिक स्थिति में हम मयूरासन कैसे करना सीखेंगे। फिर से उठाएंगे इस तरह से और फिर रखेंगे। ये सबसे सरल विधि है अगर आप मयूरी आसन या मयूरासन का अभ्यास सीखना चाहती है। इससे आप ज्यादा प्रभाव आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा क्रिया, दूसरा अभ्यास कैसे करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे। स्वामी जी बताते हैं कि मयूर आसन के जो लाभ है, उसके जो लाभों के बारे में, चेहरे पर ग्लो, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा भी खुद का दावा है, ये जो अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है अपने जीवन काल का,
कि जब से मैं मयूरासन में, मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानी, कोई व्याधि, यही बात मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम अपने खुद पे अनुभव करते हैं, स्वामी जी ने भी सबसे पहले जो अभ्यास, ये क्रियाएं की है, खुद पे अनुभव की, फिर उन्होंने अब दूसरों को कराई, फिर उन पे उनका अनुभव किया कि हाँ, इन चीजों से डायबिटीज दूर होता है, इस अभ्यास से ये क्योर होता है, हाई बीपी क्योर होता है। आगे तो उन्होंने देखा होगा अपने एडवांस लेवल पे, बड़ी से बड़ी बीमारी का जो समाधान है वो योग से हो रहा है। आज आप सुन रहे होंगे स्वामी जी, जो कैंसर जैसी असाध्य बीमारी है, किडनी से रिलेटेड जो असाध्य बीमारी है, उन सभी का निवारण आज योग साधना से हो रहा है। अब योग के बारे में मेरे पास जो योग के जो लाभ है, उसके लिए मैं भी निशब्द, मतलब इतना जितना जितना हम सीखते जाते हैं उतना ही हमको कम लगता है कि हाँ, हमने और हमको सीखना है, और हमको सीखना है। तो चलिए मयूरी आसन का अभ्यास बता रही हूँ आपको मैं। तो इस तरह से हाथों की ग्रिप बनाएंगे मोर के पंजे की तरह से, और अपने भार को संतुलित करते हुए अपने हाथों पर रखेंगे। इस तरह से कुछ समय के लिए रुकेंगे। यहीं से ही हम करेंगे अब मयूर आसन का अभ्यास। वापस जब आप किसी आसन की पूर्ण स्थिति में, जिससे आपके कंठ पर, आपके पेट पर ज्यादा प्रभाव, यानी कि तो आपके कंठ से एक शब्द नहीं लिखता। जब आप मयूर आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे तो आप अपने कंठ से एक शब्द नहीं कह पा रहे होंगे। ये आप जब ही यही समझ सकते हैं जो इस अभ्यास को कर पा रहे हैं। जैसे पूर्ण चक्रासन की स्थिति में मैं नहीं बोल पा रही, और अब मयूर आसन की स्थिति में मैं निशब्द, यानी कि हम कोई शब्द नहीं, क्योंकि हमारे जो श्वास नली है उस पर भी प्रभाव क्रिएट होता है जब हम पूर्ण स्थिति में होते हैं। अब मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम जो गृष्ट भोजन होते हैं उनको भी पचाने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। कितना भी गृष्ट भोजन हो, उसको खाने के बाद भी हमारे शरीर में कोई, तभी तो ग्रंथों में इसके बारे में कहा गया है कि विष नाशक, यानी विष का विनाश करने। विष ये नहीं कि आप सल्फात खा लेंगे और उसको भी खत्म कर देगा। विष का मतलब यह है कि कितना भी गरिष्ठ भोजन, कंकड़ पत्थर, उनके बारे में भी हमारे ग्रंथों में बताया गया है। जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे आपको सारी जानकारी आगे। हर ये आसन, कोई इन आसनों के जो लाभ है हम अपने आप से नहीं, ये प्रमाणित है हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में प्रमाणित है इनके लाभ। और इनके जो लाभ है वो हम जब करते हैं तो उसका अनुभव हम अपने शरीर पर देखते हैं कि हाँ, इनसे क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने मयूर आसन दिखाया। अब सबसे लास्ट आसन में दिखा रही हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही, और बहनों के लिए भी, जिससे हमारे शरीर के जो रोग हैं वह दूर होते, चाहे वो हमारे बालों से लेकर पैर के नाखून तक के जो परेशानी है वह शीर्षासन से दूर होती है। हाँ, जिनकी आंखों में लालिमा होती है वह इस आसन को ना करे। तो जो करना चाह रहे हैं वो दीवार की सहायता से पहले बैलेंस करना सीखे, फिर शीर्षासन का अभ्यास करे। हाइट के लिए भी बहुत अच्छा है और स्मरण शक्ति के लिए भी यह शीर्षासन बहुत है, क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे सर की तरफ एक्टिव होता है। जब सर की तरफ एक्टिव होता है तो हमारे जो यह है पेशीय तंत्रिका तंत्र, जो वहां से रिलेटिव जो परेशानी है, जो मानसिक विकृतियां है वह दूर होगी। अभी आप देखेंगे कि मेरा जो कुछ समय के लिए मैं शीर्षासन में रही तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन वो हमारे सर की तरफ, हमारे हार्ट को ऊर्जा मिलती है, ईंधन मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ईंधन मिलता है, मस्तिष्क को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तीव्र होने के कारण मस्तिष्क को भी ईंधन, जो वहां की मांसपेशियां है उनको भी भोजन मिलता है। भोजन से मतलब हो गया हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे मस्तिष्क में जाता है और वहां की जो विकृतियां हैं उनको दूर होती है। तो धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे और पैर को पूरा सीधा स्ट्रेट करेंगे। इस तरह से कुछ समय के लिए अपने आप को रोक कर रखेंगे शीर्षासन में। फिर श्वास खाली करते हुए वापस। जब कुछ समय के लिए नहीं, कम से कम आपको 5 मिनट शीर्षासन करेंगे। यह नहीं कि आप गए और आ गए,
इस तरह से नहीं, आप कुछ समय 10 सेकंड करा, फिर 20, फिर 30, इस तरह से समय सीमा को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा समय के लिए, क्योंकि हमारा ब्लड सर का फ्लो है वो सर में जाने से जो कान से रिलेटिव, आंख से रिलेटिव जो समस्या है वो दूर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के एक्टिव होने से। तो इसमें कम से कम समय दिया गया है सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट आप शीर्षासन में अपने आप को स्थित रख सकते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर और आसन कराए। अब मैंने आपको 20 आसनों का यह पैकेज आपको कराया है। 10 आसन बैलेंसिंग, फिर हाथों से कैसे बैलेंस करना है अपने आपको ये बताए। आगे हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। यह नहीं कि बच्चे ही इनसे लाभ लेंगे, आप बहनें भी इनसे लाभ ले सकती है, अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकती है। तो चलिए अब हम प्राणायाम साधना की तरफ बढ़ेंगे। जैसे शरीर को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए हमारे आसन जरूरी है, बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो इसीलिए अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले जो बहुत सुंदर पैकेज स्वामी जी ने दिया है प्राणायाम का, पहले करेंगे हम भस्त्रिका यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, फिर कपालभाति डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे। सब जानते हैं भस्त्रिका करने से हाँ एक विशेष सावधानी ये रखें, जिनको हाई बीपी की समस्या अगर किसी बहना को, वो बहुत ही सूक्ष्म गति से भस्त्रिका को करेंगी। हार्ट से रिलेटेड समस्या है वह अभी बहुत ही सूक्ष्म गति से करेंगे, अन्यथा सभी बहनें इसको मध्यम तीव्र गति से कर सकते हैं और अपने बॉडी टेक्सचर को नहीं बिगाड़ेंगी कि इस तरह से नहीं, क्योंकि श्वास जो है हमें नासिका फूटते ही श्वास को लेना है और छोड़ना है। तो चलिए करेंगे हम प्राणायाम का पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। अपने आप को ऊर्जा से भरने के लिए, एनर्जी से भरने के लिए सिर्फ हमें 5 मिनट अगर हम भस्त्रिका कर लेते हैं, 5 मिनट बहुत ज्यादा समय हो जाता है, हम कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट भी भस्त्रिका करते हैं तो भी हम बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करते हैं। मैंने पहले आपको मध्यम गति फिर तीव्र गति से भस्त्रिका कराया है, लेकिन जिनको हाई बीपी हार्ट से रिलेटेड उनको मध्यम गति से श्वास यानी कि आ रहा है श्वास जा रहा है, इस तरह से विजुलाइज करते हुए अनुभव करते हुए अपने आप को हम श्वास को इनहेल और एक्सहेल करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए। अब अगला प्राणायाम करते हैं हम, इसके लाभ बता देती हूँ। मैंने आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन सावधानी बताई। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी विकृतियां हमारे शरीर में, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी जिससे हमारे लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये भी अस्थमा से रिलेटिव है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में हो जाता है। तो उन जैसी असाध्य बीमारी में भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। श्वास का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी कमी आती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है हमारे शरीर में। एक एक कोशिका को, एक एक एल्वेओलाई को हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, फिर उस ऑक्सीजन को जो ब्लड है वो हमारे शरीर में डिलीवर करता है आगे सेल्स तक पहुंचाने के लिए। तो अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति से मैंने आपको बताया हमारे तीनों सिस्टम क्योर होते हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव। इनके क्योर होने से हमारे शरीर में जो परेशानी है, जो स्वामी बताते हैं कि 99% रोगों का समाधान कपालभाति है। चाहे वो शरीर में गांठ हो, बहनों को गर्भाशय से रिलेटेड कोई समस्या हो, पाचन से रिलेटेड हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटिव हो, तो वह सभी समस्याएं दूर होती है। शरीर में गांठें बन जाती है, उनके लिए भी स्वामी जी आधा घंटा कपालभाति करने के लिए कहते हैं। हाँ, एक समय में आप आधा घंटा नहीं बैठ सकते तो 15-15 मिनट के बाद इस तरह गैप बनाकर आपने सुबह किया, फिर दोपहर, फिर शाम को, इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रारंभ अवस्था में आपको कमर में दर्द होगा, ये साधारण सी बात है। तो उस समय आप क्या करें, कम समय के लिए बैठे, थोड़ा समय दे, फिर थोड़ा समय बाद में। तो कपालभाति को क्या करना है सभी जानते हैं, इसमें श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना होता है। इसमें श्वास ऑटोमेटिक ही
हम इनहेल कर रहे होते हैं। जब हम इनहेल एकदम श्वास को भरते हैं तो जो ब्लॉकेज हमारे शरीर में जो बने हुए हैं वह टूटते हैं। ब्लॉकेज टूटने से जो ब्लॉकेज का मतलब होता है अवरोध आ जाना ब्लड के सर्कुलेशन में। जो कुछ बहनें समझ ही नहीं पाते तो ब्लॉकेज मतलब रुक जाना। उसमें जैसे हमारी कोई पाइप होती है पानी जाने का, उसमें कुछ रेत या कचरा जम जाता है तो उसमें धीरे धीरे पानी जाता है धीरे धीरे, लेकिन जब हम एकदम फास्ट पानी छोड़ते हैं तो वो ब्लॉकेज टूट जाता है। जब उसमें हम पूरा फास्ट पानी छोड़ते हैं यानी तीव्र वेग के साथ, तो इसी तरह से हमारे जो वेन्स हैं, नसें हैं, उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से जा रहा है आ रहा है तो शरीर में विकृतियां नहीं होगी। अगर उनमें ब्लॉकेज बने हैं तो गांठे, बहुत सारी परेशानियां इन ब्लॉकेज की वजह से ही हमारे शरीर में पेन, वेन्स में पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द रहना, कुछ बहनों को शिकायत हाथ और पैरों में दर्द की समस्या रहती है, वो इन्हीं कारणों से आती है। तो चलिए करेंगे हम, सभी बहनें सुनती भी जाएगी और करती भी जाएगी कपालभाति को, क्योंकि मैं आपको बताने ज्यादा की वजह से कर कम पा रही हूँ। तो एक बार चलिए करते हैं कपालभाति का राउंड। श्वास को बाहर छोड़ना है, चेहरे पर एक प्रसन्नता बनाए रखते हुए मुस्कुराहट स्माइल बनाते। योग साधना में हम प्रसन्नता का भाव रखते ही किसी भी साधना को करेंगे, चाहे प्राणायाम हो, आसन हो, कोई भी आसन हो। चलिए करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ना है, 1 सेकंड में एक स्टॉप। श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जा रहा है, प्राणायाम साधना को लेकर हमारे ग्रंथ में बताया सर्व रोग क्षते यानी सभी रोगों का विनाश होता है प्राणायाम साधना करने से। सर्व रोग है सभी रोगों का। लेकिन हमारा जो तरीका है वो सही होना चाहिए। मैंने ये 20 राउंड किए हैं एक कपालभाति प्राणायाम के। जब कपालभाति प्राणायाम से बताते हैं चेहरे पर चमक, उस चेहरे पर चमक आने का यही रीजन है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योर होना, डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जब हमारा खाना तो अच्छे से पच रहा है लेकिन उसका निष्कासन होना भी तो जरूरी है ना। तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे कोई परेशानी होगी वो खाना फिर क्या होगा, पेट में सड़ेगा। तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्योर होना बहुत जरूरी है, जिससे मल मूत्र का निष्कासन अच्छे से हो सके। तो ये तीनों सिस्टम क्योर होता है। तीनों सिस्टम के क्योर होने से सप्त धातु अच्छे से पुष्ट होगी हमारे शरीर में। जब धातु अच्छे से पुष्ट होगी तो चेहरे पर चमक तो अब स्वतः ही आएगी, संभव है ये। अगला प्राणायाम करेंगे हम वाह्य प्राणायाम। वाह्य प्राणायाम के बारे में जैसे मैं बताती हूँ, हमारे 34 जो सूत्र है साधन पाद का, उसमें वर्णन किया गया है महर्षि पातंजलि ने। महर्षि पातंजलि ने किसी आसन प्राणायाम का पर्टिकुलर नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मेट बताया है अपने उस ग्रंथ में, योग दर्शन में, कि किस आसन, जब आसनों को करने से हमारे शरीर की जो परेशानी है, जो व्याधियां है, वो किस तरह से दूर होती है। जब आपने अभी दर्शन पढ़ा होगा योग दर्शन, योग दर्शन अपने आप में एक मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए एक संपूर्ण दर्शन है। तो हमें योग दर्शन अच्छे से स्टडी होगा तो हम योग साधना को अच्छे से सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसलिए योग दर्शन हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ सभी बहनों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सीमा मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाता है, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी उन्हीं से सीख कर, समझ कर, जानकर आज आपके समक्ष बैठी हूँ और वही चीजें आपको बता रही हूँ जो मैंने अपनी इन गुरु माता एवं बहनों से सीखा है। तो चलिए इसी के साथ हम वाह्य प्राणायाम यानी 34 सूत्र में क्या बताया गया है, प्रच्छेदन्य श्वास पर श्वास प्रच्छेदन्य प्राणस्य, यानी कि श्वास को बाहर फेंकना और बाहरी रोक कर रखना, यह वाह्य प्राणायाम कहलाता है। तो इस तरह श्वास को भरेंगे, श्वास को बाहर खाली किया। अब हम क्या करेंगे, पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उसके बाद उड़ियान बंद, फिर जालंधर बंद अप्लाई करेंगे। जिनको सर्वाइकल है वह जालंधर बंद अप्लाई नहीं करेगी, वह बहने, वह सिर्फ मूल बंद और उड़ियान बंद ही लगाएंगे इस तरह से।
उड़ियान बंद का मतलब होता है अपने पेट को कमर से चिपका लेना, और मूल बंद को यानी अपने एनएस पार्ट को ऊपर सिकोड़ कर संकुचित करके रखना, इसको हम मूल बंद बोलते हैं। कुछ समय के लिए रोकेंगे, श्वास को रोक कर रखना होता है। फिर श्वास खाली करते अपने तीनों बंदों को हम खाली करेंगे। तो एक बार फिर से करेंगे। मूल ये उड़ियान बंद करते हुए हम पद्मासन में रहे तो वो ज्यादा अच्छा है, वरना आप सुखासन में भी मूल बंद का अभ्यास कर सकते, उड़ियान बंद का अभ्यास कर सकते हैं, मूल बंद लगा सकते हैं, वायु प्राणायाम कर सकते हैं। तो चलिए करेंगे। हम उड़ियान बंद लगाते हैं, मूल बंद लगाते हैं। जब हम वायु प्राणायाम कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि इन बंदों से हमारे जो शरीर के जो ब्लॉकेज है, वह जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो वह ब्लॉकेज खुलते हैं। तो इन ब्लॉकेज के खुलने से जो विकृतियां है, जो दोष है, जो रोग है शरीर में, वह दूर होते हैं। तो वायु प्राणायाम को एक साधना का प्राणायाम कहा गया है। आगे जब इसके बारे में विस्तार से जानेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी कि इससे चित्त किस तरह से शांत होता है और शरीर के जो रोग है वह किस तरह से नष्ट होते हैं। क्योंकि आप स्वामी जी का यह प्रतिबिंब देख रहे होंगे जो मेरे समक्ष, ये वायु प्राणायाम की स्थिति में है। स्वामी जी का जब आप कोई भी प्रतिबिंब देखते हैं तो वायु प्राणायाम, तो इसी से आप समझ जाइए यह कितना लाभकारी प्राणायाम है। महर्षि पातंजलि ने, मैं इसका श्लोक नंबर भी आपको बता देती हूँ, 34 यानी 34वां श्लोक है, सूत्र है ये हमारे वायु प्राणायाम के बारे में जो महर्षि पातंजलि बता रहे हैं। तो अगला प्राणायाम इसी के साथ हम करेंगे सहायक क्रिया का अभ्यास। श्वास को भरेंगे और श्वास खाली करते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे, जिससे हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि पेट से रिलेटेड जो जिनको पाचन संबंधी परेशानी है वह दूर होगी। तो इस तरह से श्वास को भरा। आशा करती हूँ सभी बहनें कर रही होगी कैमरा बंद करके, क्योंकि मुझे कोई बहनें दिखाई तो नहीं दे रहे। मैं चाहती हूँ कि सभी बहनें अपना एक बार कैमरे ऑन करके बैठे। मैं भी अपना कैमरा थोड़ा सा नजदीक ले आती हूँ प्राणायाम के समय। मैं दीदी, समय क्या हो रहा है? अब तो हो गया, 6:33 हो गए। कोई बात नहीं, ठीक करा है दीजिए, दीदी, 5-7 मिनट और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा कैमरा नजदीक ले आती हूँ जिससे चलिए, अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर रहे थे हम, यानी पेट को स्टिमुलेट करना, अंदर बाहर करना। अच्छा, ये सभी बहनों ने अब कैमरा ऑन किया है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही थी कि कौन बहनें कर रही है, कौन सुन रही है। तो फिर यही कहूंगी कि आप सुन रहे हो मुझे, लेकिन सुनने से आपको जानकारी होगी कि हाँ किसमें क्या बताया गया है। जो आप शारीरिक लाभ चाहते हैं तो वो आपको करने से ही मिलेगा। तो श्वास को भरेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे, इस तरह से ये अग्निसार क्रिया एक सहायक क्रिया होती है। अगला प्राणायाम करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम, जिससे हमारे हार्मोन का बैलेंस होता है शरीर में। तो इसमें क्या करना होता है, उज्जयी प्राणायाम हमें कंठ से श्वास को भरना है। कंठ से श्वास को भरेंगे तो हमारे आप, ये एक साधारण बात है जो कंठ से रिलेटेड जो हमारे जो परेशानी है, जो गले से रिलेटेड, जैसे थायराइड, पैराथायराइड है, हकलाना, तुतलाना, टॉन्सिल, ये सभी जो परेशानी हमें बनती है, बच्चों को भी खासकर टॉन्सिल की समस्या, क्योंकि मेरी बेटी को भी टॉन्सिल की समस्या थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन मैंने इसको इस योग साधना से जोड़ा। तो मुझे भी ये समस्या थी थायराइड की, तो मैंने भी अपनी यह समस्या दूर की है, क्योंकि मैंने उस वक्त निश्चय कर लिया था। दृढ़ निश्चय के साथ हम किसी काम को करते हैं ना, तो हम उसमें जरूर अग्रसर होते हैं। तो मैंने अपना थायराइड क्योर किया है, उसी का जो परिणाम है कि आज मैं मेरे थायराइड बिल्कुल क्योर है। तो एक बार करेंगे, चलिए एक बार हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। श्वास, कंठ से श्वास को भरेंगे,
एक बार फिर से। श्वास को अगर हम 10 सेकंड से ज्यादा श्वास को होल्ड रखते हैं तो हम जालंधर बंद अप्लाई करेंगे, सर्वाइकल वाले जालंधर अप्लाई नहीं करेंगे। फिर क्या करना है, हमें अपनी लेफ्ट नासिका से श्वास को एक्सहेल करें, यानी चंद्र नाड़ी से श्वास को। ये बात विशेष ध्यान रखे क्योंकि उज्जाई किया हमने। अब देखा होगा उज्जाई करते समय हमारे कंठ की जो मांसपेशियां है वह किस तरह से खिंच रही थी। तो यहाँ पे जो थायराइड पैराथायराइड जो ग्रंथि है जो निष्क्रिय हो चुकी है, तो वह फिर से सक्रिय हो जाती है। यहाँ की जो परेशानी है गले से रिलेटिव है दूर होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जो कफ रोग है वह दूर होते हैं। तो इस तरह से हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं इस तरह से उज्जाई प्राणायाम करने से। अगला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम किसी भी असाध्य रोग में कर सकते हैं, चाहे हम लेटे हुए हैं, कोई भी परेशानी हमें हो तो हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें ऐसी जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, वह कोई आसन नहीं लगा पा रही है, तो वह भी लेटकर अनुलोम विलोम कर सकती है या बैठकर चेयर पे। तो क्या करेंगे, चंद्र नाड़ी से श्वास को भरेंगे, फिर लेफ्ट नासिका से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे, यानी कि दाएं स्वर से। फिर बाएं स्वर से भरेंगे। अनुलोम विलोम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि उसका उल्टा। हमने ईड़ा नाड़ी से श्वास को भरा, फिर पिंगला नाड़ी से श्वास को छोड़ा, फिर पिंगला से भरा, फिर ईड़ा नाड़ी से श्वास को छोड़ा। इस तरह से जो नाड़ियों का जो है, तो इस तरह से हमारी जो नाड़ियों की शुद्धि होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आई जो परेशानी है वह दूर होती है। पूरे शरीर में जो विकृति है, जो परेशानी है वेन्स की, ऑक्सीजन का वेग बढ़ने से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आती है। तो इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास कम से कम हम आधा घंटा, क्योंकि जब कोई असाध्य बड़ी से बड़ी बीमारी, तो स्वामी जी अनुलोम विलोम कपालभाति यह आसन यह प्राणायाम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1-1 घंटा स्वामी जी बढ़ा देते हैं। तो हमें शरीर में यह परेशानी आगे ना आए, तो हम अभी से ही हमें प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम विलोम इस तरह से करना चाहिए। तो अगला प्राणायाम है हमारा, एक और बता देती हूँ, हेयम दुखम अनागतम। इस सूत्र का वर्णन भी आपको योग दर्शन में मिलेगा, क्योंकि जो परेशानी हमारे शरीर में नहीं है, आगे भी वो परेशानी ना आए, यानी आने वाले परेशानियों से, दुखों से हम कैसे बचा सकते, तो इसके लिए हमें योग साधना, योग प्राणायाम करना चाहिए। अगला प्राणायाम आता है भ्रामरी, जो अनिद्रा की समस्या, मानसिक रोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप बेड पर सोने से पहले भी इसको कर सकते हैं। क्षणमुखी मुद्रा बनाएंगे इस तरह से, अपने अंगूठे को कान में और श्वास को भरेंगे और भंवरे की गुंजन करते श्वास को एक्सहेल करेंगे। यह रोज आपको बताया जा रहा है यही चीजें। बहनें इसमें ये ना करे कि एक ही चीज रिपीट कराई जा रही है, क्योंकि ये आपका एक पैकेज है। क्योंकि जब आप इन साधना को अच्छे से कर पाएंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, तो भी आप उन एडवांस लेवल को, जो आगे पोस्चर है, जो डिफिकल्ट है, जो आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, उन आसनों को कर पाएंगे। तो ये भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क जो मानसिक रोग है, जो चित्त, जिनको सर दर्द की समस्या बनी है या जिनमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है वह बहने, नहीं तो वह रात को सोने से पहले एक बार इस तरह से एकाग्र चित्र होकर श्वास को भरेंगी और फिर भंवरे का गुंजन करती हुई इस तरह से श्वास को खाली करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। अगला प्राणायाम आता है हमारा उद्गीत। उद्गीत का वर्णन हमारे वेदों में,
हमारे उपनिषदों में मिलता है, यानी उद्गीत की अवधारणा है, यानी जो एक गुंजन है, जो एक नादा ध्वनि यानी कि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है, हम उसको कैसे अपने जो शरीर की जो परेशानी है उनको, उस ध्वनि को अपने माइंड में, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने ब्रेन में किस तरह से प्रज्वलित करेंगे। तो यह ध्वनि हम कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। श्वास को भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। जो नाद ध्वनि हमारे शरीर में स्टिमुलेट होगी, उससे शरीर की, मन की जो परेशानी है, उस भी हार्ट से, उस ध्वनि से किस तरह से हमारी जो मानसिक विकृति है, जो मानसिक परेशानी है, क्योंकि मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज है, उनको ओम का उच्चारण कर गया, ओम की ध्वनि उनको स्मरण करने के लिए बोला गया है। तो चलिए करेंगे। श्वास को भरेंगे। एक बार फिर से करेंगे। अभी आपने देखा जो ध्वनि है उसका जो वाइब्रेशन है वो किस तरह से हमारी ब्रेन में, जो मस्तिष्क की जो ब्रेन है उसमें से किस तरह से एक वाइब्रेशन हो रहा है। एक बार फिर से करेंगे। उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे अपनी मस्तिष्क में। ये हो गया हमारा उद्गीत परिणाम, उद्गीत की अवधारणा। देवता गण भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस प्राण साधना को करते थे। अपने आप को योग मार्ग में इस तरह से आगे बढ़ाना है। हम भी इस नाद ध्वनि को कर रहे हैं। कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो अगला प्राणायाम है हमारा ध्यान। चलिए ध्यान का करते हैं। हम किसी एक चित्त पर, किसी एक प्रतिबिंब पर, किसी एक मूर्ति पर ध्यान एकाग्र करेंगे। सर्वप्रथम ध्यान से तात्पर्य है हमारे चित्त को, मन को एकाग्र करना, किसी एक चीज पर स्थिर कर देना। श्वास को भरेंगे और श्वास खाली करते जाएंगे। सर्वप्रथम हम श्वासों पर ही ध्यान करेंगे, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन मन में जाने कितने विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं। ये महसूस करें मेरे श्वास आ रही है, जा रही है, और अपने मन को, अपने चित्त को किसी एक प्रतिबिंब पर, चाहे वह भगवान शिव की प्रतिमा हो, विष्णु की प्रतिमा हो, किसी भी एक प्रतिमा पर, उस प्रतिमा को निहारते जाए, उसकी सुंदरता को किसी भी एक जगह ध्यान केंद्रित करें अपने आज्ञा चक्र पर। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है तो मेरे शरीर में एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक संपूर्ण मनोवृत्ति मेरे शरीर में उत्पन्न हो रही है। और जब श्वास हम खाली कर रहे हैं तो शरीर की जो भी ईर्ष्या, द्वेष, जो विकृति है, जो काम, क्रोध, तनाव हमने अपने शरीर में इकट्ठा किया हुआ है, वह शरीर से बाहर निकल रहा है जब श्वास को आप एक्सहेल कर रहे हैं। जब श्वास भर रहे हैं तो शरीर भारी हो रहा है, और जब श्वास खाली कर रहे हैं तो शरीर हल्का हो रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता, वो प्रसन्नता अपने आप खुद ब खुद आ जाता है जब आप किसी एक ऐसे बिंदु पर ध्यान करते हैं जिससे आपको सुख की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है आपके मन में। वह अनुभूति आपके शरीर पर अपने आप दिखाई देने लगती है। आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता अपने आप आ जाती है। दोनों हाथों को आंखों पर रखते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। ओम दीदी, चलिए
अब हास्य आसन और शांति पाठ के साथ आज का सत्र समापन करेंगे। मैं ठीक है दीदी, ये मैं जान सकती हूँ आज बहुत बहनों ने योगाभ्यास कम किया, लेकिन उनसे मैंने पहले बोला कि वे और दूसरा आसन कर सकते हैं अगर वे इन आसनों को नहीं कर पा रही है। लेकिन हाँ, जिस तरह साधना करते हुए आप सभी आसनों को कर सकते हैं। जो भी आसन जो है, चाहे वह गोमुख आसन हो, चाहे मंडूक आसन हो, इस तरह सरल आसन को करते हुए अपने आप को भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब हम करते हैं एक बार हास्य आसन का अभ्यास। चलिए सामने से ही करते हूँ मैं एक बार। वज्रासन में आ जाएंगे, दोनों हाथ आगे, हास्य आसन करेंगे। हास्य आसन से हमारे कंठ से रिलेटिव जो परेशानी है दूर होती है। श्वास को लंबा गहरा भरेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, एक सिंह की तरह गर्जन करेंगे। एक बार फिर से श्वास को भरेंगे और श्वास खाली करेंगे। अपने कंठ की मसाज करेंगे और बैठ जाएंगे। ताली का वादन करेंगे इस तरह से। अपने एक्यूप्रेशर को पॉइंट को हम फिर से एक्टिव करेंगे ताली का वादन करते हुए, और फिर इसी के साथ हम करेंगे 1 2 3। एक बार फिर से करेंगे इसी तरह से। एक दूसरे का चेहरा दे, मुझे रंजना मैम का चेहरा दिख रहा है। नहीं भाई, विनीता दीदी का दिख रहा है। मैं तो अपनी हाँ, वीडियो तो इसलिए ऑफ रखती हूँ, वो देखती मैम नहीं हूँ। आपका ही नाम मेरे अच्छा नहीं माइंड में लगता कि रहता है। लेटा हुआ सही चेहरा देखें। आपने सही कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रंजना जी का लीजिए चाहे किसी का लीजिए, सब एक ही है, वो कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन में नाम रंजना मैम का, लेकिन भाव आपकी तरफ ही था विनीता मैम, क्योंकि दिखाई कोई आप ही बात पड़ रहे नहीं, थे कोई मुझे। बात नहीं, कोई बात नहीं। हृदय में जो बता हो उसी का नाम लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि आज जो मैं कुछ सीखा है आप लोगों के माध्यम से सीखा। कल मेरा पेपर भी है YCB लेवल 3 का, तो थोड़ा सा उसको बहुत लेकर बहुत भी मैं वो शुभकामनाएं आपके लिए। आपका YCB 3 आपका पूरा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लेवल आप पूरा कर चुकी हैं और वो आपका आशीर्वाद है योगदान मैम क्लास आपका। बता रहा है। तो चलिए, शांति पाठ के साथ समय बहुत चुका है। बहुत मैंने बढ़िया। कोशिश किया जल्दी करने, क्योंकि आज मैं समय नहीं देख पाई हूँ, कितना समय हो गया है। तो शांति पाठ के साथ आज का समापन करेंगे। हमें सत्र के दौरान थोड़ी सी भी डिप्रेशन या वो नहीं रखना चाहिए। पूरी ऊर्जा के साथ ही हमें योग साधना चाहिए। आप यहाँ पर आपको 1 1.5 घंटा, लेकिन आप घर पे चाहे थोड़े समय के लिए करें, लेकिन अपने मन को प्रसन्न रखते हुए हम जितना भी आप कर पा रहे हैं उतना करेंगे। तो चलिए शांति पाठ के साथ आज का समापन करेंगे। समय बहुत हो चुका है। ॐ द्यौ शान्ति, अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति, रापः शान्ति, रोस्ते शान्ति, वनस्पति शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति श्यामा। ओम शांति 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 है। ओम। जो कुछ त्रुटि रहे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, सभी मैम को और सभी साधकों को जितने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, उन सभी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। ओम दीदी। मुझे हर्षिता मैम नहीं दिख रही दीदी, हर्षिता मैम नहीं जुड़ी। नहीं, जुड़ी तो है पर वो जुड़ी तो थी, जुड़ी उसमें तो थी। रहती है। जुड़ी थी। हाँ है। आप कोई नहीं जुड़े दीदी। हुए हो और आपके शहर से ना जुड़ी हुई हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपके प्रभारी बहन ओम ना दीदी जुड़ी। ओम। आज जो मैं बैठी हूँ वो हर्षिता मैम का भी बहुत बड़ा योगदान है, रंजना मैम का भी बहुत बड़ा योगदान है, विनीता मैम का भी, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है आप सभी से। तो बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि कल मेरा ये एग्जाम अच्छे से हो। पहला जो हम लोगों ने परीक्षण लिया था, साथ में लिया था। जी जी जी, कल मेरा थ्योरी का एग्जाम है मैम, चलिए बहुत YCB बहुत का, शुभकामनाएं उसके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 19 को प्रैक्टिकल का। वाह, दोनों के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल ठीक आशीर्वाद। है मैम।
चलिए। मेरा भी आपके चरणों में मैम प्रणाम। अर्चिता मैम, रंजना, विनीता मैम और बड़ी मैम श्रीदेवी मैम के भी दर्शन हो गए हैं। ओम मैम, आपका सब भी आपका आशीर्वाद दर्शन चाहिए देख रहे मैम। हैं। ओम ओम सभी ओम को बड़ी मैम, आपका भी आशीर्वाद चाहिए, कल मेरा पेपर है मैम। मैं लगातार आपको सुन रही देख रही थी और मेरी महिला पतंजलि योग समिति उत्तर प्रदेश की समस्त बहनों की ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सबके आशीर्वाद आपको सबका आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो आपके अंतः प्रेरणा है, जो इस मंच पर आकर के आपने पहले स्वयं को सीखा है और सीखने के बाद जो अंदर आपके निरंतर जिज्ञासा जागृत हुई है, उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए आप निरंतर जो प्रयास कर रही हैं, निरंतर पुरुषार्थ कर रही हैं, तो आपके पुरुषार्थ को नमन। और आपके पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि आज आप योग के क्षेत्र में बहुत अच्छे से आप अपने को प्रस्तुत कर पा रही हैं। हमारी सभी बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है, क्योंकि आप भी इससे पहले हम सबकी तरह थी, जो बहनें मंच पर उपस्थित हैं, जो प्रशिक्षण ले रही हैं, तो उनके लिए भी एक आदर्श है कि आपने इसी तरह से हमारे इस पतंजलि योग समिति में प्रवेश किया और आज योग शिक्षक के रूप में, एक आदर्श योग शिक्षक के रूप में आप अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। तो इसलिए पुनः और इस समय हमारी सभी समिति की सभी पदाधिकारी बहनों का भी सहयोग है, तो उनके सहयोग के लिए आपको पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप इसी तरह से निरंतर प्रगति के पथ को चूमती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, सभी को प्रणाम। और आज के मैम 2019 से मैं आपके पुरुषार्थ को भी देख रही हूँ, आपने किस तरह से अपना जीवन योग को ही समर्पित किया है, आपसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। ये आपकी प्रेरणा का फल है जो आज मैं इस मंच पर बैठी हुई हूँ। आप सभी गुरु माताएं का भी, बहनों का